वीवर्स एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप जब मिशन के लिए मार्स पर गया था तब उन्हें वहाँ ऐसी चीज मिल जाती है जिसने सभी की लाइफ खतरे में डाल दी थी। वो सब तो अपनी जान की भीख मांगने लगे थे। आखिरकार वो भयानक चीज क्या होगी ये तो जल्द से जल्द पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें लिन और विंसेंट नाम के दो एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो अपने रोवर में बैठकर मार्स की जमीन पर रिसर्च कर रहे थे। उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर आए हुए 6 महीने बीत चुके थे और अभी तक उनका रिसर्च खत्म नहीं हुआ था। लिन और विंसेंट अपने एक क्रू मेंबर जेन को लेने जा रहे होते हैं पर तभी रास्ते में एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है, लेकिन वो दोनों उस तूफान से बचते हुए जेन के पास पहुंच गए थे। जेन मार्स की जमीन पर कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर रही थी क्योंकि इस 6 महीने के रिसर्च में उन्हें मार्स पर कुछ भी हाथ नहीं लगा था और अब तो सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे उनके मिशन को खत्म होने के लिए। इस पूरे मिशन में टोटल 8 एस्ट्रोनॉट काम कर रहे थे। अब हमें मार्स पर बनाए गए उनके एक हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जिसमें बाकी एस्ट्रोनॉट अपना काम कर रहे थे। उसी में से मार्को नाम का एक आदमी अपने कैप्टन से परमिशन मांगता है कि वो पास ही वाले इलाके में जाकर रिसर्च करना चाहता है और तो और वो उन सेंसर्स को भी ठीक कर देगा जो खराब हो चुके हैं। कैप्टन मार्को के साथ एक दूसरे एस्ट्रोनॉट हेलिंगटन को भेजता है। कैप्टन ने मार्को को इन्फॉर्म किया कि उसे दिन ढलने से पहले यहाँ पर वापस आना पड़ेगा और अब मार्को हेलिंगटन के साथ निकल पड़ा था। यहाँ लिन, विंसेंट और जेन वापस अपने हेडक्वार्टर में आ गए थे। जब जेन को ये बात पता चली कि मार्को एक सेंसर ठीक करने के लिए चला गया है तब वो थोड़ा सा शक करने लगती है और जब जेन ने मार्को के कंप्यूटर पर चेक किया तब वो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक हो गई थी क्योंकि मार्को जिस पोजीशन पर जाने के लिए निकला था उसे वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले थे। मार्को ने ये सारी चीजें बाकी लोगों को इसीलिए नहीं बताई होंगी क्योंकि वो इस इन्वेंशन का क्रेडिट खुद ही लेना चाहता था। और अब कैप्टन बाकी लोगों के साथ डिस्कस करने लगता है कि वो आगे क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्को हेलिंगटन के साथ पहुंचकर सैंपल्स इकट्ठा करने लगा था। मार्को सोच रहा था कि इस इन्वेंशन की वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा पर तभी मार्को जहाँ पर खड़ा था वो पूरी जगह की जमीन नीचे धंस जाती है जिससे कि मार्को एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। हेलिंगटन तुरंत मार्को की मदद करने आता है। हेलिंगटन ने तो इस बारे में भी हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दिया था। अब कुछ ही देर बाद कैप्टन लॉरेन नाम की एक एस्ट्रोनॉट के साथ वहाँ पर आ जाता है। लॉरेन तो मार्को को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी लेकिन जब उसे पता चला कि मार्को इस गड्ढे के अंदर गिर चुका है तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लॉरेन कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द मार्को की मदद करनी पड़ेगी लेकिन कैप्टन उसे समझाता है कि ये गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा है और पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम है कि मार्को जिंदा भी बचा होगा, इसीलिए उन्हें सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर में जाकर टूल्स का इंतजाम करना पड़ेगा। उसी के बाद वो सब मार्को की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अब लॉरेन कहती है कि वो यहीं पर रुककर अंदर जाने का रास्ता ढूंढेगी। कैप्टन और हेलिंगटन वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ चले जाते हैं। हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके उस ऑर्बिटर में भेज दी जाती है जो मार्स के चारों ओर अभी घूम रहा था। वहाँ से कैप्टन और बाकी सभी को ये कमांड मिलता है कि उनके पास जितने भी टूल्स हैं वो उन्हें लेके जाकर मार्को की हेल्प करें और अगर इस हादसे में मार्को की मौत हो गई हो तब वो उसके बॉडी को रिट्रीव करके अपने पास ले आए। इसीलिए अब कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर के साथ उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। जेन और हेलिंगटन तो हेडक्वार्टर में ही रुके हुए थे। यहाँ लॉरेन मार्को को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी लेकिन उसे अभी तक गड्ढे में जाने का रास्ता मिला ही नहीं था, इसीलिए लॉरेन वापस अपने रोवर में आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद लॉरेन को ये लगता है कि उसके रोवर में कोई आने की कोशिश कर रहा है। जब लॉरेन ने रोवर का दरवाजा खोला तब वो एक ऐसी डरावनी चीज दिखती है जिससे वो जोर से चिल्लाने लगी थी और यहाँ पर सीन एकदम ब्लैंक हो जाता है। आधे घंटे बाद कैप्टन अपने क्रू मेंबर्स के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। वो लोग मार्को को गड्ढे से निकालने के लिए अरेंजमेंट करते रहते हैं लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उन्हें लॉरेन रोवर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी और अब उन्हें लग रहा था कि लॉरेन कैसे भी करके गड्ढे के अंदर पहुंच गई है मार्को की हेल्प करने के लिए। इसीलिए अब विंसेंट बड़ी बारीकी से गड्ढे में उतरता रहता है। उस गड्ढे के एंड तक पहुंचने के बाद विंसेंट ने ये देखा कि वहाँ पर कुछ माइक्रो बैक्टीरिया पत्थर के ऊपर जन्म ले रहे हैं और अब तो उनकी क्वांटिटी देखने में बहुत ही ज्यादा लग रही थी। विंसेंट इस बारे में कैप्टन को बताता है। विंसेंट को तो उस गड्ढे में मैक्रो की बॉडी मिली ही नहीं थी और ना ही वहाँ पर लॉरेन प्रेजेंट होती है। तो अब कैप्टन बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार वो दोनों गए तो गए कहाँ। उस जगह पर बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद कैप्टन को पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो उस जगह से कहीं दूर जा रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि शायद से लॉरेन ने मार्को को बचा लिया है और वो दोनों यहाँ से निकल गए थे, लेकिन उनके पास रोवर होते हुए भी वो इस तरीके से क्यों चले गए। ये सारी चीजें एकदम कंफ्यूज कर देने वाली थी। अब यहाँ हेडक्वार्टर में जेन और हेलिंगटन को कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। हेलिंगटन तुरंत हेडक्वार्टर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि मार्को और लॉरेन थे। लेकिन जब हेलिंगटन मार्को का हेलमेट निकालता है तब वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। मार्को का चेहरा तो पूरा का पूरा सड़ चुका था और एकदम काला बन गया था और अब मार्को एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर हेलिंगटन पर हमला करने लगता है। मार्को ने तो हेलिंगटन को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था।
जेन भी ये सारी आवाजें सुनकर वहाँ पर आ जाती है और अब मार्को और लॉरेन जो पूरी तरीके से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वो जेन को मारने के लिए ज़ॉम्बीज की तरह उसके पीछे भागने लगे थे। जेन भी अपनी जान बचाकर लगातार उनसे दूर जाती रहती है। वो दोनों ज़ॉम्बीज की तरह जेन को मारते इससे पहले जेन ने एक चेम्बर में आकर वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया था और अब मार्को और लॉरेन जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे, वो एक कमरे में लॉक हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स हेडक्वार्टर में आते हैं, तब जेन ने कैप्टन को सारी बातें बता दी थी। कैप्टन भी मार्को और लॉरेन की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अब कैप्टन अपने बाकी क्रू मेंबर्स के साथ यहाँ से जल्द निकल जाना चाहते थे। वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी मार्को बाहर निकलकर कैप्टन पर हमला कर देता है। जेन और बाकी सब कैप्टन की मदद करते हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए और अब वो सब उस जगह को लॉक करके एक दूसरे हाइपर चैम्बर में चले गए थे। वहीं पर लिन कैप्टन का ट्रीटमेंट करते रहती है। दरअसल मार्को ने कैप्टन को चोट पहुंचा दी थी और अब तो कैप्टन बता रहे थे कि वो सारी चीजें भूलते जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी। दरअसल अब मार्को के काटने की वजह से कैप्टन के भी बॉडी में पूरा वायरस फैल चुका था और अब कैप्टन भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तभी कैप्टन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर इरविन नाम के एक एस्ट्रोनॉट का गला दबाने लगता है। सारे लोग इरविन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अब कुछ ही देर बाद कैप्टन ने अपना दम तोड़ दिया होता है। ये सारी चीजें किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि वो सब खतरे में है। इसीलिए अब विंसेंट बाकी सभी से कहता है कि वो एक टनल का यूज करके पहले वाले चेम्बर में जाएगा, जहाँ पर वो मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे स्पेस स्टेशन को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा और उनसे मदद मांगने की कोशिश करेगा। विंसेंट बिना टाइम वेस्ट किए उस टनल के अंदर चला जाता है। यहाँ लिन, जेन और बाकी सब कैप्टन का ब्लड निकालकर कुछ चेक करते रहते हैं। तभी उन्हें पता चला कि कैप्टन के ब्लड में वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मार्को ने ढूंढा था और ये बैक्टीरिया इतने खतरनाक है ना कि अगर कोई इनसे इन्फेक्टेड हो जाए तब वो अपनी यादें भूलने लगता है और इसके बाद वो बैक्टीरिया माइंड पर पूरा कंट्रोल करके पूरी तरीके से पागल कर देगा। जेन और लिन को पता था कि ये वायरस कितना खतरनाक है, इसीलिए वो ट्राई कर रहे थे कि वो इस वायरस का एंटीडोट जल्द से जल्द बना ले। कई देर तक काम करने के बाद उन्होंने एक एंटीडोट बना भी लिया था, जिसे कि वो कैप्टन की बॉडी में डालकर चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद उन सभी को ये पता चला कि कैप्टन की बॉडी में जो वायरस था उसने डेवलप होना बंद कर दिया है, यानी कि उनका ये एंटीडोट एकदम अच्छे से काम कर रहा था। वहाँ विंसेंट अपने पहले वाले चेम्बर में पहुंचकर ऑर्बिटर को मैसेज भेजता है, लेकिन तभी उस जगह का पूरा पावर कट हो गया था। विंसेंट जब आसपास चेक करता है तब उसे वहाँ पर हेलिंगटन दिखाई दिया था और अब तो हेलिंगटन भी पूरा का पूरा ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। हेलिंगटन तो लगातार विंसेंट को खाने के लिए उसके पीछे भागता रहता है और अब विंसेंट की जान एकदम खतरे में थी। वो जल्द से जल्द टनल के सहारे अपने बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्तों के पास आने लगा था। वहीं पर जेन और बाकी सब ये देखते हैं कि मार्को और लॉरेन उस चेम्बर को डिस्ट्रॉय करके आजाद हो चुके हैं और अब वो लगातार उनके चेम्बर में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही विंसेंट अपने लोगों के पास पहुँचता है, हेलिंगटन भी उसका पीछा करते करते आ गया था। सभी लोग हेलिंगटन को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ हेलिंगटन ने जेन को पकड़ लिया था, लेकिन जेन उससे बहुत ही बहादुरी से लड़ती है। जेन ने बाकी मेंबर्स को रूम से बाहर भेज दिया था, लेकिन जब इरविन जेन को हेलिंगटन से लड़ाई करते हुए देखता है तब उसे लगा कि जेन भी अब तक इन्फेक्टेड हो चुकी होगी, इसीलिए वो उस रूम का दरवाजा ही बंद कर देता है और अब हेलिंगटन ने तो जेन को मार दिया था। इरविन विंसेंट और घायल हुई लिन को लेकर एक रोवर में चला जाता है, लेकिन इरविन बता रहा था कि इस रोवर में ज्यादा पावर मौजूद नहीं है, इसीलिए उन्हें कैसे भी करके एक दूसरे रोवर में जाना पड़ेगा जो उन्हें लैंडिंग पॉइंट तक पहुंचा सके, जहां पर उनका ऑर्बिटर मदद के लिए एक स्पेसशिप भेजने वाला था। लेकिन अब यहाँ लिन भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इरविन विंसेंट से कहता रहता है कि उन्हें लिन को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन विंसेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कहता और अब इरविन ने तो अपनी जान बचाने के लिए विंसेंट और लिन को अकेला ही छोड़ दिया था। वो डायरेक्टली दूसरे रोवर तक चला जाता है अपनी जान बचाने के लिए। विंसेंट को दिखाई दिया कि उनके टीम मेंबर्स जो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए हैं वो फिर से उन सभी का पीछा करने लगे हैं, यानी कि एंटीडोट उन पर काम नहीं कर रहा है। हालांकि उसका असर कुछ ही देर तक था, लेकिन उस एडवांस वायरस ने खुद को डेवलप कर लिया। इसीलिए अब विंसेंट डिसाइड करता है कि वो इसी रोवर में बैठकर लिन के साथ दूर चले जाएगा। वो दोनों आगे बढ़कर अपना सफर तय करने लगते हैं। सुबह होने के बाद विंसेंट को पता चला कि लिन रोवर से बहुत ही पहले उतर चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर विंसेंट के लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन विंसेंट इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो लिन के निशान को फॉलो करते रहता है और उसके पास जाकर रुकने के लिए कहता है। लेकिन जब इन्फेक्टेड लिन ने विंसेंट को अपने पास आते हुए देखा था तब वो जानबूझकर अपना हेलमेट निकाल देती है, जिससे कि लिन को सांस नहीं आती और वो
अपना दम तोड़ देती है। विंसेंट तो लिन की मौत पर बहुत ही ज्यादा रो रहा था, पर अब वायरस का असर होने की वजह से लिन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है, जो विंसेंट को काटने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगी थी। अब यहाँ पर विंसेंट बहुत ही ज्यादा मजबूर हो गया था और अब विंसेंट ने बचने के लिए हेलमेट की मदद से लिन को जान से मार दिया था। अब थोड़ी देर बाद विंसेंट को ये पता चलता है कि ऑर्बिटर से एक स्पेसशिप मदद के लिए निकल चुका है, लेकिन अब उनके टीम मेंबर्स जो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके थे वो भी लैंडिंग पोजीशन की तरफ बढ़ते रहते हैं। विंसेंट ऑर्बिटर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रांसमीटर खराब होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। अब जो स्पेसशिप लैंड हुआ था वो उन ज़ॉम्बीज को अपने एस्ट्रोनॉट समझकर दरवाजा ओपन कर देते हैं और अब विंसेंट को सिर्फ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, यानी कि ज़ॉम्बीज ने बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स को भी खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद जब विंसेंट स्पेसशिप के पास पहुंचता है तब वहां पर मार्को की बॉडी पूरी की पूरी हड्डी बन चुकी थी, लेकिन इरविन अभी भी स्पेसशिप में मौजूद था, पर अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। विंसेंट तो इरविन को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था, पर तभी इरविन विंसेंट पर हमला कर देता है। उसने तो विंसेंट को चाकू मारकर बेहोश कर दिया था और अब इरविन स्पेसशिप लेकर ऑर्बिटर की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन अगर ये वायरस अर्थ तक पहुंच गया ना तब इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। तभी अचानक विंसेंट एकदम होश में आ जाता है और वो इरविन पर पीछे से हमला करने लगा था। विंसेंट ने बड़ी चालाकी से स्पेसशिप का एयरलॉक ओपन कर दिया था, जिससे कि इरविन बाहर निकलकर दूर स्पेस में चला जाता है। विंसेंट पूरी तरीके से अब बच गया था। हालांकि विंसेंट ऑर्बिटर से मदद मांग सकता था कि वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि विंसेंट को लग रहा था कि अब थोड़ा सा वायरस उसके बॉडी में भी मौजूद है और अगर गलती से ये वायरस अर्थ पर पहुंच गया ना तब हम सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिन और जेन ने जब इसका एंटीडोट बनाया था तब इस वायरस ने उसके हिसाब से खुद को म्यूटेट कर लिया था, यानी कि इस वायरस को खत्म करने का एंटीडोट कभी बनाया ही नहीं जा सकता। और इसी वजह से विंसेंट यहीं पर रहने का डिसाइड करता है, जिससे कि वायरस कभी बाहर जा ही न सके। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।